हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2573 एलन फ्रीमैन की खोज टीम 1। एलोन फ्रीमैन्स एक्सप्लोरेशन टीम 1। झांग यी ने अपनी आंखों की चमक को नहीं छिपाया। उन्होंने चिह्नित उद्गम ओरिजिन को तिरछी नजरों से देखा, जैसे कोई शिकारी पूरी तरह से पके हुए मांस के टुकड़े को देख रहा हो। दूसरे शब्दों में, यह मंगल ग्रह का उद्गम धन दौलत से लबालब जगह है। एलन फ्रीमैन द्वारा चुने गए सबसे अच्छे लैंडिंग स्थल ने ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों को खोजने में हमारी बहुत सारी परेशानी बचा ली। उन्होंने मंगल ग्रह के उद्गम की ओर इशारा किया। हमें बस उनके प्रक्षेपवक्र ट्रेजेक्ट्री का पालन करने और इस क्षेत्र में उतरने की जरूरत है। सही है ना? सिद्धांत रूप में ऐसा ही है। यांग शिनशिन ने नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा। फुटेज में फ्रीमैन और उनकी स्वयंसेवक टीम का दस्तावेजीकरण किया गया था। दृश्य में पुराने जमाने के हार्डशेल स्पेससूट पहने दर्जनों इंसान दो पंक्तियों में खड़े हैं। उपकरण भद्दे लग रहे थे, लेकिन उन्हें बमुश्किल एक प्रारंभिक अप्रवासी किट माना जा सकता था। जीवन रक्षक प्रणाली के अलावा क्रायोजेनिक चैम्बर में जैविक समुदाय के नमूनों का एक बैच भी है। अंकुरन बनाने वाले मिट्टी के बैक्टीरिया, पोषक शैवाल और विकिरण प्रतिरोधी सूक्ष्मकाई मॉस। ये कोई अभियान एक्सपेडिशन नहीं है। ये अग्रगामी टीम, पायोनियरिंग टीम है। वे केवल देखने नहीं गए थे, वे एक सभ्यता बनाने गए थे। यदि सभ्यता स्थापित हो जाती है तो वे मिथकों और किंवदंतियों में सृष्टि के देवता बन जाएंगे। यांग शिनशिन ने कोमल स्वर में कहा। उस समय के प्यूपिल ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड में कहा गया था कि फ्रीमैन ने दूसरा जीवन आधार स्थापित करने का दावा किया था। वो केवल यूं ही नहीं कह रहे थे, उनका वास्तव में मंगल पर एक कॉलोनी स्थापित करने का इरादा है, और वो बहुत स्पष्ट थे कि ग्रह के साथ कुछ होने वाला है। वो दुनिया के अंत से एक दशक से भी अधिक समय पहले से स्थानांतरण की योजना बना रहे थे। झांग यी चुप रहे। उन्होंने बस अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर अपनी उंगलियों को मेज पर हल्के से थपथपाया। वो उस व्यक्ति से बहुत प्रभावित थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे जिसने दशकों पहले इस सब की कल्पना की थी। यांग शिनशिन ने फिर दस्तावेजों का दूसरा सेट निकाला। वे डीप स्पेस मॉनिटरिंग डेटा और मंगल की कक्षा मार्स ऑर्बिट की रिपोर्टें थी जिन्हें उन्होंने खुद संकलित किया था। वो टीम की सबसे चतुर व्यक्ति है और हर ऑपरेशन में झांग यी की सलाहकार है। झांग यी के सामने वो अक्सर वही होती है जो जटिल चीजों का अनुवाद ऐसी चीज में करती है जिसे आप समझ सकें। उन्होंने अपनी उन गलियों से समन्वय वक्र कोऑर्डिनेट कर्व के एक हिस्से को सीधा किया। अगली हमारी मंगल पर उतरने की योजना है। झांग यी ने सिर हिलाया। जारी रखो। यांग शिनशिन ने पहले वाले पर क्लिक किया। मंगल और पृथ्वी के बीच की सापेक्ष दूरी उनकी वर्तमान कक्षीय स्थितियों के आधार पर कम हो रही है। उन्होंने एक सरल सहज संख्या निकाली। 7.5 करोड़ 78 मिलियन किलोमीटर दूर मंगल अब हमसे केवल इतनी ही दूर है। इस दूरी पर यदि हम ड्रीमर के इंजनों को अपग्रेड करते हैं, जड़त्व क्षतिपूर्ति इनर्शिया कॉम्पेंसेशन को अनुकूलित करते हैं और मंदी और प्रक्षेपवक्र सुधार को ध्यान में रखते हैं, तो सैद्धांतिक रूप से वो रुकी, फिर झांग यी की ओर देखा। पहुंचने में 1 महीने से भी कम समय लगेगा। झांग यी ने अपनी भौहें उठाई और शांति से कहा, 1 महीना? यह थोड़ा लंबा है, लेकिन फिर भी स्वीकार्य है। उन्होंने मजाक किया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि इसमें आधा साल से ज्यादा लगेगा और रास्ते में कंप्रेस्ड बिस्कुट खाते खाते मेरा दम निकल जाएगा। अगर वास्तव में इतना समय लगता तो उन्हें शायद अपनी योजनाएं बदलनी पड़ती, क्योंकि अगर आने जाने में 1 साल लगता है तो कौन जानता है कि पृथ्वी पर क्या हो जाए।
ली यांगयांग सोफे के हत्थे पर झुकी हुई अपने पैरों को धूप दिखा रही थी। उनके नाखूनों पर नया इंद्रधनुषी चांदी का रंग लगा था। ये सुनकर उन्होंने अपने गोरे और कोमल पिंडलियों को धीरे से थपथपाया, जो एक महिला की तुलना में और भी पतली और लंबी थी। हालांकि आमतौर पर पुरुषों के पैर हमेशा महिलाओं की तुलना में पतले होते हैं। उनकी आंखें खूबसूरती से सिकुड़ गई और उन्होंने फैटी शू से फुसफुसाते हुए कहा, "ओह प्यारे, मुझे अभी भी कपड़े तैयार करने की जरूरत है। जब आप 1 महीने तक अंतरिक्ष यान में रह रहे हो तो आप बहुत लापरवाह नहीं हो सकते।" फैटी शू ने थूक निगला और उन्हें बॉडी लोशन लगाते हुए फुसफुसाया, "तुम्हें पता है, मुझे काली जुराबें, ब्लैक स्टॉकिंग्स पसंद है। तियानाई फैमिली की जुराबें काफी अच्छी है।" यांग शिनशिन का ध्यान नहीं भटका और उन्होंने दूसरे बिंदु के साथ जारी रखा। उन्होंने मंगल की पपड़ी के फाल्टों, क्रिस्टल फॉल्स की एक अनुप्रस्थ छवि, क्रॉस सेक्शनल इमेज निकाली। उन्होंने और लू केरन ने इसे मिलकर बनाया था। उन्होंने भूमिगत गुहाओं, अंडरग्राउंड कैविटीज का अनुमान लगाने के लिए मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की विसंगतियों, चुंबकीय क्षेत्र के मलबे और गर्मी वितरण का उपयोग किया। उन्होंने लेजर पॉइंटर से एक अंधेरे क्षेत्र को घेरा। मंगल की सतह वैसी नहीं है जैसी हमने कल्पना की थी। ये कोई ठोस लाल चट्टान नहीं है। ये नीचे से खोखला है और वहां बहुत सारी खाली जगह है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर ली। वहां भूमिगत सुरंगें हैं। इसमें एक गुंबद, डोम है। वहां एक तरल परत, फ्लूइड लेयर है। झांग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी तो यांग शिनशिन उनकी ओर मुड़ी और लापरवाही से सबसे सीधा निष्कर्ष दिया, "मंगल के नीचे कुछ रहता है।" विला का बेसमेंट एक पल के लिए शांत हो गया। लू केरन तेजी से टाइप कर रही थी, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। ली यांगयांग की मुस्कान भी आधी रह गई। देंग शेंटोंग ने धीरे से चाय का प्याला मेज पर रखा। उनकी मुद्रा अभी भी शालीन थी, लेकिन उनकी आंखें स्पष्ट रूप से अधिक केंद्रित थी। झांग यी ने अपने दोनों हाथों से अपने सिर का पिछला हिस्सा पकड़ा, हंसे और चिल्लाए, "तो आखिरकार वास्तव में एक भूमिगत सभ्यता है?" यांग शिनशिन ने सिर हिलाया। "हम 100% निश्चित नहीं हो सकते कि इसे सभ्यता कहा जा सकता है, लेकिन ये कम से कम एक संगठित दीर्घकालिक निवासी, ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ग टर्म इनहैबिटेंट है। ये किसी बेतरतीब ढंग से लगे हुए कीटों के छत्ते जैसा नहीं है। ये कक्षों का एक संचित, नियोजित समूह है। दूसरे शब्दों में," उन्होंने धीरे से सांस छोड़ी, "उस जगह पर संभवतः पहले से ही कब्जा किया जा चुका है।" झांग यी ने धीरे से अपनी जुबान चटकाई, पीछे झुके और अपने हाथ बांध लिए। इसका मतलब है कि अगर हम खनन के लिए मंगल पर जाते हैं तो हमें वहां के मूल निवासियों, नेटिव्स के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है। खैर, मैं उसके लिए तैयार हूं। हालांकि विशेष रूप से चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। झांग यी का आत्मविश्वास प्राचीन सभ्यताओं के प्रति उनकी समझ से उपजा है। एलन फ्रीमैन के मंगल पर उतरने के बाद उन्होंने धीरे धीरे ग्रह के साथ संपर्क खो दिया, न कि वे पूरी तरह से गायब हो गए। यह दर्शाता है कि मंगल ग्रह की सभ्यता ने उन पर सीधा हमला नहीं किया। यह स्पष्ट रूप से एक उन्नत सभ्यता का दृष्टिकोण नहीं है जो समग्र स्थिति को नियंत्रित कर सकती है। दूसरे, झांग यी ने ड्रैगन कबीले या लूनरियन साम्राज्य जैसी उन्नत सभ्यताओं से मंगल ग्रह की सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। इसलिए उनके खतरे का स्तर विशेष रूप से उच्च नहीं है। झांग यी की टीम की वर्तमान ताकत और ड्रीमर अंतरिक्ष यान के तकनीकी स्तर के साथ भले ही वे किसी प्राचीन सभ्यता का सामना करें और उसे हरा न सकें, फिर भी वे अपनी रक्षा कर सकते हैं। कुछ और? उन्होंने यांग शिनशिन को घूरते हुए पूछा। तीसरा सवाल यह है कि क्या हमारा जाना सार्थक है? ये मंगल ग्रह के उद्गम के आसपास ऊर्जा प्रतिक्रियाओं के ग्राफ है, जिन्हें हमने इंटरस्टेलर स्पेक्ट्रा के आधार पर पता लगाया है। कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखें। उन्होंने मंगल उद्गम, मार्स ओरिजिन
की त्रिआयामी संरचना को फिर से बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया। अंदर की खनिज नसें, मिनरल वेन्स, अभिसारी रेखाओं के समूहों जैसी दिखती है, जो सबसे गहरे, सबसे अंधेरे क्षेत्रों में केंद्रित है। इसके बगल में ऊर्जा घनत्व का लेबल अतिरंजित, अवास्तविक संख्याओं की एक श्रृंखला है। पृथ्वी पर उच्च स्तरीय ऊर्जा खानों में भी एकल बिंदु घनत्व इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। ये अब केवल दुर्लभ खनिज की अवधारणा नहीं है, बल्कि ये सभ्यता की आधारशिला, द कॉर्नरस्टोन ऑफ सिविलाइजेशन की अवधारणा है। झांग यी उन मापदंडों की श्रृंखला को घूरते रहे। उनकी आंखें धीरे धीरे चमकदार होती गई, जब तक कि वे जलने न लगी। मंगल के ऊर्जा संसाधन बहुत सीमित है, और भीड़ भाड़ वाली पृथ्वी की तुलना में इसके संसाधन बेतहाशा प्रचुर मात्रा में है। चैप्टर 2574, एलन फ्रीमैन की खोज टीम 2, एलोन फ्रीमैन्स एक्सप्लोरेशन टीम 2। मंगल की ओर बढ़ने का निर्णय लेने से पहले झांग यी को अभी भी 6 क्षेत्रों के लोगों को कुछ निर्देश देने की आवश्यकता थी। झांग यी ने एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रोजेक्टर चालू किए और गोल मेजें एक एक करके जल उठीं, मानो हजारों मील दूर बैठे 6 लोग अचानक दरवाजा खोलकर एक ही समय में प्रवेश कर गए हों। हाल ही में बैठकें बहुत बार आयोजित की गई है, क्योंकि हर मिनट और हर सेकंड विदेशी नस्लों की उपस्थिति के कारण दुनिया कई बदलावों से गुजर रही है। इसलिए कोई विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं था। वे बस झांग यी को घूर रहे थे, उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। झांग यी ने अपने हाथ बांध लिए और शांति से सभी से कहा, सब यहां है, इसलिए मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मैं कुछ समय के लिए अन्य ग्रहों पर संसाधनों को खोजने के लिए एक टीम का नेतृत्व करने जा रहा हूं। इसमें कम से कम 2 या 3 महीने लग सकते हैं, या अगर यह थोड़ा खिंच गया तो शायद आधा साल। 6 क्षेत्रों के उच्च पदस्थ अधिकारी घबराहट में एक दूसरे को देखने लगे। क्या उन्हें पृथ्वी छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाना चाहिए? यह कुछ ऐसा है जिसकी अन्य क्षेत्रों या यहां तक कि सभी मानव साम्राज्यों ने कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं की होगी। सौर मंडल के भीतर अंतरतारकीय यात्रा, इंटरस्टेलर ट्रैवल, कुछ शक्तिशाली देशों के लिए कम दूरी पर संभव है, लेकिन यह केवल नौकायन है। संसाधनों का खनन करना बहुत अधिक कष्टकारी है। बड़े कार्यबल और उन्नत उपकरणों के बिना ऐसा करना असंभव होगा। लेकिन वो झांग यी है, उसे जनशक्ति या खनन उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। बस वहां मौजूद रहकर वो छोटे पहाड़ों जितनी बड़ी खनिजों की नसों को खाली कर सकता है। अंतरिक्ष प्रणालियां, स्पेस सिस्टम्स अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक है। शेंगजिंग से गुआन लोंग्युए सबसे पहले हिली। उनकी सीधी मुद्रा थोड़ी ढीली हुई। आप पृथ्वी छोड़ रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? झांग यी ने उनसे कुछ नहीं छिपाया। उन्होंने मेज पर अपनी उंगलियों को थपथपाते हुए कहा, मंगल, यह हमारे सबसे करीब का ग्रह है और सबसे अधिक संसाधन संपन्न ग्रहों में से एक है। मेंग युआनजुन के चेहरे पर संदेह का भाव आया। लेकिन अभी हुआक्सू साम्राज्य के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है ना? कई बड़ी लड़ाइयों के बाद उन्होंने बड़ी मात्रा में संसाधन प्राप्त किए। विशेष रूप से पूरे वुलुआन साम्राज्य के संसाधनों को 6 प्रमुख क्षेत्रों के बीच विभाजित किया गया था। भले ही 6 प्रमुख क्षेत्रों को इसका केवल लगभग 10% प्राप्त हो और 90% झांग यी के हाथों में हो, फिर भी वो सैकड़ों वर्षों तक उनके औद्योगिक उपभोग का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा झांग यी बाद में चांद पर गए, चंद्र लोगों से उपहार प्राप्त किए, झूरोंग कबीले को हराया और भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी लागू करने के उनके तरीके प्राप्त किए। वर्तमान हुआक्सू साम्राज्य अत्यंत धनी है। अगर हम केवल तकनीक के वर्तमान स्तर को बनाए रखते हैं तो संसाधन निश्चित रूप से पर्याप्त है। हालांकि वर्तमान अप्रत्याशित विश्व स्थिति को देखते हुए हमें तकनीकी विकास की गति को तेज करना चाहिए। झांग यी ने सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। इसके अलावा हुआक्सू में घरेलू स्तर पर कई संसाधनों की कमी है और वो आयात पर निर्भर है। उदाहरण के लिए
लौ अयस्क संसाधन। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर कई विदेशी जनजातियों का कब्जा हो गया है और मुझे नहीं लगता कि हम उनके साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से व्यापार कर सकते हैं। झांग यी की बातों ने कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अतीत में हम सभी मानवता की 6 पीढ़ियों से थे। भले ही हमारे बीच असहमति थी, सहयोग और पारस्परिक लाभ मुख्य कुंजी थे, लेकिन अगर नस्लें भी अलग हैं तो ध्यान शून्य योग खेल, जीरो सम गेम पर अधिक है। इसके अलावा मैंने येन यीहे जनजाति से कुछ उन्नत तकनीकों की खोज की है। यदि हम उनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं तो वे निस्संदेह हुआक्सू साम्राज्य की समग्र शक्ति को एक या कई स्तरों तक ऊपर उठा देंगे। झांग यी ने एक बम फोड़ा जिसने तुरंत उपस्थित 6 प्रमुख क्षेत्रों के शीर्ष अधिकारियों के बीच खलबली मचा दी। येन कबीले की तकनीक शांग दाओवेन चिल्लाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने जल्दी से अपने संयम में कमी को महसूस किया, 2 बार खांसा और फिर कांपती आवाज में पूछा, क्या ये वही दूसरी पीढ़ी की मानव नस्ल है जिसके पास लगभग ईश्वरीय शक्ति है? हां, झांग यी ने संक्षेप में कहा। हमने पहले ही येन जनजाति की तकनीक के हिस्से को डिकोड कर लिया है। इनमें नई सामग्रियां, एक अधिक शक्तिशाली ऊर्जा रक्षा क्षेत्र और अधिक उन्नत हथियार निर्माण तकनीक शामिल है और उच्च ऊर्जा दक्षता वाले इंजन। झांग यी को लार निगलने की आवाज सुनाई दी। ये आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में छोटी सी प्रगति को भी चतुर मनुष्यों द्वारा जल्दी से विकसित और प्रवर्धित किया जाएगा। यदि इंजन की दक्षता केवल 1% भी बढ़ जाती है तो ऊर्जा तोपों, रक्षात्मक बल क्षेत्रों, लड़ाकू विमानों और अंतरिक्ष आधारित हथियारों की शक्ति को एक स्तर तक बहुत बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा झांग यी ने जिन तकनीकों का उल्लेख किया है, एक बार विकसित होने के बाद वे हुआक्सू साम्राज्य के तकनीकी स्तर को कम से कम 10,000 साल ऊपर उठा देंगी। थोड़ा सा तकनीकी ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति झांग यी की बातें सुनकर ऐसा लगेगा जैसे वो सपना देख रहा हो और उस पर विश्वास न कर सके। यदि ये योजना सफल होती है तो हुआक्सू साम्राज्य में कांगयुआन कबीले से आगे निकलने वाली सभ्यता बनने की क्षमता है। झांग यी का हर शब्द बहुत शक्तिशाली और गूंजने वाला था। जी चांगहाई ने अपने सिगरेट का एक कश खींचा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। क्या आपने जो कुछ भी कहा सच है? प्रलय के बाद के पिछले 5 वर्षों से वे निरंतर भय में जी रहे हैं, जैसे एक विशाल महासागर में बहती अकेली नाव। एक के बाद एक शक्तिशाली प्राचीन सभ्यताएं उभरी। वुलुआन साम्राज्य के आक्रमण का सामना करने पर हुआक्सू साम्राज्य लगभग नष्ट हो गया था। जी चांगहाई अभी केवल अपने 50 के दशक में हैं, लेकिन उनके अधिकांश बाल पहले ही सफेद हो चुके हैं। ये सब चिंता के कारण है। वे शांति का सपना देखते हैं, लेकिन शांति की रक्षा के लिए पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होती है। ये बहुत अच्छा है, ये वास्तव में बहुत अच्छा है। महामहिम केस, कृपया आगे बढ़े और इसे करें। हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। वहां कोई असहमति वाली आवाज नहीं थी और हर किसी का चेहरा उत्साह और खुशी से भरा था। झांग यी ने सिर हिलाया। वे तकनीकी उत्पाद बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें वास्तव में बनाने के लिए आपको बहुत सारी दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता है। पृथ्वी पर अब कब्जा कर लिया गया है और मैं उन पुराने लोगों के साथ भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं केवल आकाश की ओर देख सकता हूं। यही कारण है कि मैं संसाधन प्राप्त करने के लिए मंगल पर जाना चाहता हूं। यह सुनकर कि झांग यी इतने लंबे समय के लिए बाहर रहेंगे, जियो ली ने भौहे सिकोड़ी उनकी आवाज में बेचैनी का संकेत था। आपके चले जाने से हुआक्सू साम्राज्य अब व्यावहारिक रूप से खाली है ना? यदि आप यहां नहीं हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमें पसंद नहीं करता और हम पर हाथ डालने की कोशिश करता है, तो क्या हमें इसे सहना चाहिए या वापस लड़ना चाहिए? ये एक बहुत ही वास्तविक समस्या है। उनके पास अन्य नस्लों के साथ संचार की कमी थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बातचीत के दौरान
मनुष्यों के प्रति फैंगवुल्फ और आयरनक्लैड जैसे समूहों के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से समझा था। वो एक ऐसा रुख था जिसने 6 पीढ़ियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उन्हें जल्द से जल्द खत्म करने का लक्ष्य रखा। यदि झांग यी ने जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया होता और उन्हें डराया नहीं होता, तो हुआक्सू साम्राज्य पहले से ही युद्ध की आग में झुलस रहा होता। झांग यी ने उसकी ओर देखा। उनका स्वर शांत था। हमें धैर्य रखना चाहिए। बातचीत अभी समाप्त हुई है और ड्रैगन कबीले ने हुआक्सू साम्राज्य का समर्थन किया है। अधिक से अधिक वे हमारी अंतिम सीमा, बॉटम लाइन का परीक्षण करेंगे, लेकिन वे बड़े हमले शुरू करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब तक मैं यहां नहीं हूं, तब तक कोई लड़ाई शुरू मत करना। यदि कोई विदेशी नस्ल परेशानी पैदा करती है, तो उनके नाम लिख लें। जब मैं वापस आऊंगा, तो मैं स्वाभाविक रूप से उनका सामना करूंगा। यदि मेरे जाने पर आप लोगों से सीधे लड़ते हैं, तो ये व्यर्थ है। आप बस व्यर्थ में खुद की बलि दे रहे होंगे। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, थैंक्स। ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।